हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पराग और आज जो हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं ये एक पूरी सीरीज़ होने वाली है पीवाईक्यू प्रैक्टिस की। और इस पर्टिकुलर सीरीज़ में फ़िलहाल हम इकोलॉजी और इवोल्यूशन को डील कर रहे हैं। तो मैं इकोलॉजी और इवोल्यूशन को हमेशा से एक जैसा ही ट्रीट करता हूँ क्योंकि ये काइंड ऑफ नेचुरल साइंस की तरफ पे आ जाता है और ओवरऑल कॉन्सेप्ट सेम होते हैं। स्पीसीज़ के बारे में बात की जाती है, इवोल्यूशन के बारे में बात किया जाता है, तो ऑलमोस्ट सेम है। तो इसके हम सॉल्यूशंस देखेंगे, कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, है ना, और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो आया था, और ये क्वेश्चन आया था दिसंबर 2025 में। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसके बारे में बात करते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट अ सेट ऑफ बर्ड स्पीसीज ऑल ऑफ विच आर फाउंड ओनली इन इंडिया। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं। ठीक है, अब ऑप्शन तो बहुत सारे हैं लेकिन इनमें से कौन से हैं, पर आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा दिमाग। अगर आपको जनरल नॉलेज नहीं है तो भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? ब्लू थ्रोट मुझे नहीं पता क्या होता है। अमूल फॉल्कन, फॉल्कन सुना हुआ है? फॉल्कन माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं, ये स्पेसिफिक इंडिया के नहीं हो सकते। ठीक है, अब गूस तो भी पता नहीं हमारे यहाँ पे होते हैं या नहीं होते। ठीक है, अब येलो थ्रोटेड बुलबुल, बुलबुल है, इंडिया का ही होगा, बुलबुल वर्ड यूज हो रहा है। ठीक है, एंड फॉरेस्ट ओलेट, आउलेट जो है, फॉरेस्ट आउलेट, ये अगर आपको कहीं भी ध्यान हो तो फॉरेस्ट आउलेट सिर्फ और सिर्फ इंडिया में पाया जाता है। ठीक है, इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो आपको याद रहेगा। पाइड कुकू, ग्रीन इंपीरियल पिजन, ब्लैक ड्रोंगो, ब्लैक ड्रोंगो पाया जाता है बट ब्लैक ड्रोंगो और भी दूसरी जगह पाया जाता है। ठीक है, सॉरस क्रेन जो है ऑल्सो ये माइग्रेटरी है। तो आपका फोर्थ तो नहीं होगा, फर्स्ट तो नहीं होगा, तो सेकंड और थर्ड में आपको देखना पड़ेगा। तो अभी बुलबुल की बात हो गई है यहाँ पे, तो बुलबुल तो भाई साहब इंडिया का ही होता है। चलो, ऐसा आप लगा सकते हो बट माइनस मार्किंग होती है, तो आप इतना, तो इसलिए इसको आपको याद करके रखना है। ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि याद करने वाला है, लेकिन इसके अलावा जो दूसरे क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें आप एक कॉन्सेप्ट तो लगा सकते हैं। फिर भी यहाँ पे एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाने की कोशिश किया। अगर उस टाइम पे आपको बिल्कुल भी थोड़ा सा भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप इसको बिल्कुल छोड़ सकते हैं, है ना। तो देखिए इसका ऑप्शन होने वाला है 2। अब ये 2 क्यों होने वाला है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। एक कॉन्सेप्ट होता है एंडेमिक स्पीसीज का। ठीक है, ये एंडेमिक स्पीसीज क्या होती हैं कि एंडेमिक स्पीसीज इज अ स्पीसीज फाउंड नेचुरली ओनली इन द स्पेसिफिक जियोग्राफिकल रीजन, नोवेयर नोवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। तो एंडेमिक स्पीसीज क्या हो सकती है? देखो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आपको मिल रहा है, भले क्वेश्चन कुछ भी हो लेकिन उससे जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे तो उससे कुछ नया आपको सीखने में मिल जाता है। ठीक है, तो इन इकोलॉजी एंड बायोजियोग्राफी एंडेमिक स्पीसीज ऐसी होती हैं जो किसी स्पेसिफिक जियोग्राफिकल रीजन में ही पाई जाती हैं, है ना। तो इन इकोलॉजी और बायोजियोग्राफी में एंडेमिक मतलब कि रिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन है, किसी एक जगह पे ही पाया जाएगा। नेटिव का मतलब ये नहीं होता, यहाँ पे देखना आप, है ना, नेटिव का मतलब ये नहीं होता कि वो एंडेमिक है ना। नेटिव स्पीसीज मे ऑक्योर इन मैनी कंट्रीज। ठीक है, एक कहीं पे पैदा होने वाली स्पीसीज जरूरी नहीं है कि वो वहीं की एंडेमिक हो, है ना, सिर्फ वहीं पे पाई जाती है, दूसरी जगह भी पाई जा सकती है। तो टाइप्स ऑफ एंडेमिज्म, ठीक है, एंडेमिज्म में क्या होता है कि लोकल एंडेमिक रिस्ट्रिक्टेड टू द स्मॉल एरिया, रीजनल एंडेमिक रिस्ट्रिक्टेड टू द वन कंट्री और कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो लोकल एंडेमिक मतलब कि आपका स्पेसिफिक जो आपकी सिटी है वहीं पे पाया जाता है और कहीं पे नहीं पाया जाता, तो उसको लोकल एंडेमिक बोलेंगे। रीजनल एंडेमिक किस लिए बोलेंगे? किस लिए कि किसी एक कंट्री पे, बड़े एरिया पे है, वहाँ का रीजनल जो है वहाँ पे है। तो इंडियन एंडेमिक बर्ड की एग्जाम्पल है जो आप यहाँ पे याद करेंगे। ठीक है, तो फॉरेस्ट ओलेट इंडियन एंडेमिक है, रॉफस बाबलर इंडियन एंडेमिक है, येलो थ्रोटेड बुलबुल, नीलगिरी फ्लाई कैचर, एंड नॉन एंडेमिक माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं, सम बर्ड्स विजिट, ये जो सब थे नॉन एंडेमिक माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, विजिट इंडिया बट डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस मैनी कंट्री। तो अमूर फॉल्कन माइग्रेटरी बर्ड है, बार हेडेड गूज भी माइग्रेट, आई डोंट नो इफ इट इज़ माइग्रेटरी बट, और ब्लू थ्रोट, ये सब बाहर है, बट अमूर फाल्कन जो है माइग्रेटरी है। तो यहाँ पे आपको ये जनरली ये एक पिक्चर रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है कि जनरली फॉल्कन के बारे में बात की जाती है या फिर क्रेन के बारे में बात करती है, तो ये माइग्रेटरी होते हैं। तो आपको ये चारों चीज़ याद रख लेनी है, कई बार क्वेश्चन रिपीट होता है तब आपको ये बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो ठीक बात है। और यहाँ पे और एक्सप्लेनेशन दिया है कि ब्लू थ्रोट माइग्रेटरी रूशियन बर्ड है, अमूर फाल्कन चाइना साइबेरिया से आता है, बार हेडेड गूस सेंट्रल एशिया माइग्रेंट है,
ऑप्शन 2 में ये सब इंडिया में पाए जाते हैं, ठीक है। और उसके अलावा ऑप्शन 3 में ये स्पीसीज आउटसाइड इंडिया पाए जाते हैं, एंडेमिक नहीं है, इंडिया में भी पाए जाते हैं और बाहर भी पाए जाते हैं। और दीज आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एशियन बर्ड्स, नॉट एंडेमिक, जो ऑप्शन 4 था। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 2 था, ठीक है। अभी चलो देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और आप इसका आंसर देने की कोशिश कर सकते हैं। उसके बाद में मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा और सॉल्यूशन बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ में। तो ये कॉन्सेप्ट की नोट्स आप बना सकते हो, आपको हेल्प करेगा बाद में जब आपको लाइक 10-15 दिन बचे होंगे एग्ज़ाम के लिए, तो आप क्विक रिवीजन कर सकते हो क्वेश्चन के थ्रू, राइट। तो क्योंकि कॉन्सेप्ट आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। तो मेड चॉइस मॉडल्स के बारे में बात करते हैं हम लोग कि अब यहाँ पे क्वेश्चन है, मेड चॉइस मॉडल विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इवोल्यूशनरी मॉडल फॉर द मेड चॉइस ऑफ एनिमल्स। तो आपको एक चीज़ देखना होगा कि जो फॉरेस्ट है या फिर नेचर है ना, इसमें जो डिफरेंट जो लाइक डिफरेंट जेंडर होते हैं वो एक दूसरे को सिलेक्ट करते हैं फॉर देयर ब्रीडिंग, है ना। तो दिस हैपेंस ओनली ऑल्सो विद द ह्यूमंस एंड हैपेंस विद द अदर टाइप ऑफ एनिमल्स एंड ऑल्सो इंसेक्ट्स, राइट। तो ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि ऐसा कौन सा मॉडल है जो कि इवोल्यूशनरी मॉडल को प्रेफर नहीं करता, को नहीं फॉलो करता। तो एक ऑप्शन है कि डायरेक्ट बेनिफिट मॉडल क्या उसको फॉलो करता है, गुडजीन करता है क्या, चेस अवे करता है क्या, ग्रीन ब्रियड करता है क्या। तो अब इसमें पता नहीं है कोई करते हैं या नहीं करते हैं। तो अब इसका आंसर क्या होने वाला है, मेरे हिसाब से ग्रीन बियर्ड इफेक्ट। अब ये क्यों होगा चलो बताता हूँ। तो इसका आंसर है ग्रीन बियर्ड इफेक्ट। अब ये क्यों होता है, लेट्स सी दिस। तो सेक्सुअल सिलेक्शन मेट चॉइस, ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट है कि मेट चॉइस एक्सप्लेन्स हाउ ऑर्गेनिक ऑर्गेनिज्म सेलेक्ट रिप्रोडक्टिव पार्टनर एंड हाउ सर्टन ट्रेट्स इवॉल्व बिकॉज दे इंक्रीज मेटिंग सक्सेस, है ना। तो सेक्सुअल सिलेक्शन में होता है कि बेस्ड ऑन देयर अपीयरेंसेस दे दे सिलेक्ट हाउ दे सिलेक्ट द मेट, लेट्स सी। तो ये जो कॉन्सेप्ट थे जनरली डार्विन सेक्सुअल सिलेक्शन थ्योरी में भी एक्सप्लेन कर गया था, फिशर्स फिशरियन सिलेक्शन में भी, और जहानवीज हैंडीकैप प्रिंसिपल में भी किया गया था। इसके बारे में बताऊंगा। तो पहला है डायरेक्ट बेनिफिट मॉडल। ये डायरेक्ट बेनिफिट मॉडल क्या होता है कि फीमेल्स जो होती हैं वो मेल्स को चूज़ करती हैं जो उन्हें प्रोवाइड कर सके फूड, टेरिटरी, प्रोटेक्शन, पेरेंटल केयर, है ना। तो फीमेल बर्ड चूजिंग द मेल विद द बेटर नेस्ट, है ना, ये किसका एग्जाम्पल है। तो डायरेक्ट बेनिफिट मॉडल क्या होता है, जिसमें फीमेल्स चूज करती हैं मेल्स को जो उन्हें फूड, टेरिटरी, प्रोटेक्शन और पेरेंटल केयर ये सब प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। डायरेक्ट बेनिफिट मॉडल होता है यहाँ पे, जैसे कि फूड दिखा दे और पेरेंटल केयर कर पाए, तो इस तरह का एक कॉन्सेप्ट हो सकता है। दूसरा था गुड जीन मॉडल। ये सब क्या है, मेट सिलेक्शन के हैं, है ना, मेट सिलेक्शन के मॉडल्स हैं। गुड जीन्स मॉडल, अब गुड जीन्स मॉडल कैसे फीमेल डिसाइड करती है, उनको जेनेटिक्स का तो नॉलेज है नहीं। तो लेट्स सी, फीमेल्स चूजेस द मेल विद द ट्रेट्स इंडिकेटिंग स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, सर्वाइवल एबिलिटी, हाई फिटनेस एंड ट्रेट के अलावा ट्रेट में ब्राइट फीदर्स, लार्ज हैंडलर्स एंड एलोबरेट सॉन्ग्स। तो जनरली ये बर्ड्स में देखने को मिलता है, हालांकि इसके अलावा बारहसिंगा का जो होता है या हिरण होते हैं, इनमें भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है कि पीहेन सिलेक्टिंग पीकॉक विद द लार्ज कलरफुल टेल। तो अभी यहाँ पे क्या है ना, पीकॉक है आपके पास में, पीकॉक है और पीहेन है। तो पीहेन तो जनरली कैसी दिखती है कि बड़ी उसका उतना अट्रैक्टिव फैदर्स नहीं होते हैं, और इसके अलावा मोर पे होते हैं, ठीक है। तो मोरनी पे तो नहीं होते हैं, पीहन पे तो नहीं होते हैं। तो क्या है कि वो सिलेक्ट करती हैं जिसका फैदर सबसे ज़्यादा सुंदर होता है, ब्राइट होता है ना, उसको सिलेक्ट करती है। तो दैट इज़ कॉल्ड द गुड जीन मॉडल। ऑब्वियसली सही बात है कि अगर एक पिकॉक है तो उसका जो ब्राइट फैदर होगा, दैट इज कमिंग फ्रॉम द जीन्स, राइट। तो वो नेचुरली सिलेक्ट होंगे, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ सेक्शुअल सिलेक्शन, कि आपने सेक्सुअल सिलेक्शन भी किया, गुड जीन मॉडल के अंदर भी आता है ये। और इसको हम लोग बोलते हैं कि जहानवीज हैंडीकॉप। एक और देख लेता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, जहानवीज हैंडीकैप मॉडल,
हैंडीकैप मॉडल में बेसिकली हैंडीकैप या फिर सिलेक्शन होता है। तो अभी देखो क्या है कि मोर जो होता है उसके पास में इतने भारी फेदर्स तो हैं, लेकिन क्या ये उसके सर्वाइवल के लिए सही है? इसके सर्वाइवल के लिए सही नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि जो उसका शिकार करने वाले हैं, जो उसके प्रेडेटर हैं, वो उसको इजीली पकड़ सकते हैं। और ये जो फेदर्स हैं, हैवी फेदर्स, मोर को उड़ने भी नहीं देता है ना। उसका जो लाइक फ्लाइट टाइम है या फिर फ्लाइट करने की जो एबिलिटी है वो कम हो जाती है। तो ये हैंडीकैप सिलेक्शन मॉडल है। तो इसमें क्या है कि वो हैंडीकैप तो है, लाइक बहुत सारी चीज़ों में उसको नुकसान तो हो रहा है, फिर भी वो सिलेक्ट होता है ब्रीडिंग के लिए। क्यों? क्योंकि दे हैव द गुड जीन्स मॉडल, गुड जीन्स, राइट। सो दिस इज व्हाट एक्चुअली। देन तीसरा वाला है आपके पास में चेज अवे मॉडल। ठीक है। तो मेल्स इवॉल्व एक्सरेटेड ट्रेड्स सिग्नल्स दैट मैनिपुलेट द फीमेल। अभी ऐसा क्या करते हैं मेल्स जिसके वजह से चेज अवे सिलेक्शन मॉडल अप्लाई होता है? तो फीमेल्स देन इवॉल्व द रेजिस्टेंस। ठीक है। दिस क्रिएट अ इवोल्यूशनरी आर्म रेस। एग्जाम्पल परसिस्टेंट मेल कोर्टशिप बिहेवियर इन द इंसेक्ट फिश। ठीक है। ये एक ऐसा है कि जिसमें फॉर एग्जांपल जो मेल्स होंगे वो किसी भी तरह का कोर्टशिप करेंगे, है ना। और कोर्टशिप में वो इवॉल्व होते हैं, वो अलग अलग तरीके के साउंड करते हैं, अलग अलग तरीके के ट्रेड्स को इवॉल्व कर लेते हैं, प्रोड्यूस कर लेते हैं। और इस तरह से वो फीमेल को मैनिपुलेट करते हैं ताकि वो उन्हें सेंसरी बायस कर पाए। ठीक है। ताकि वो उन्हें अट्रैक्ट कर पाए। तो फीमेल इसके लिए रेजिस्टेंस भी कर पाती हैं कई बार। तो ये है चेज अवे सिलेक्शन मॉडल। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा कौन से मॉडल पढ़े हमने? सबसे पहले हमने पढ़ा कि देखो, सबसे पहले हम लोग एक तो ये है कि इसके अलावा, है ना, देखो गुड जीन मॉडल है ना। गुड जीन मॉडल हो जाता है। दूसरा हो जाता है कि दैट वाज बेस्ड ऑन क्या, टेरिटरी के ऊपर बेस्ड होता है या सेक्सुअल सिलेक्शन होता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं ये था डायरेक्ट बेनिफिट मॉडल, है ना। डायरेक्ट बेनिफिट मॉडल जिसमें देखा जाता है कि कैसे उसके टेरिटरी क्या है, पेरेंटल केयर है कि नहीं, डायरेक्ट बेनिफिट जिसमें मिल जाए। और तीसरा था हमारा कि चेज मॉडल, लाइक या व्हाट यू कॉल चेज अवे मॉडल। चेज अवे मॉडल तीन है। अभी चौथा है, ये सब तो सिलेक्शन हो रहे हैं जिसमें फ़ायदा हो रहा है। अभी तीसरा है ग्रीन बियर्ड इफेक्ट। अभी ग्रीन बियर्ड क्या है? दिस इज़ नॉट अ मेड चॉइस मॉडल, राइट। ग्रीन बियर्ड इफेक्ट होता है किन सिलेक्शन या अल्ट्रुइज्म में। इसमें क्या होता है कि किसी स्पेसिफिक जो स्पीसीज़ का किसी एक मेंबर पे वो ग्रीन बियर्ड या फिर म्यूटेशन हो जाता है और वो एक रिकॉग्नाइजेबल ट्रेट हो जाता है ना। तो दैट कैन बी पास टू द जनरेशंस। तो वो प्रेफरेंशियली हेल्प करता है और इस वजह से क्या है कि दे हेल्प इंडिविजुअल कैरिंग द सेम जीन, है ना। तो एल्ट्रुइज्म भी हो सकता है, रिलेटेडनेस भी होता है उसमें। तो ये कोई सिलेक्शन का मॉडल नहीं है कि लाइक फीमेल इज चूजिंग ओनली द ग्रे, लाइक ग्रीन बियर्ड पीपल, राइट। इट इज़ नॉट लाइक दैट। So female can choose anyone, so it's a kind of human thing, but ये जो तीन मॉडल थे वो तो बता रहे थे कि भाई मेट को नेचुरल है, बट ये ग्रीन इफेक्ट उतना काम का नहीं है, खासकर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या था? मेट चॉइस मॉडल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इवोल्यूशनरी मॉडल फॉर द मेट। हम इसको भी जानते हैं, इसको भी जानते हैं, इसको भी जानते हैं, बट इसको नहीं जानते। ओके, सो दिस वाज द क्वेश्चन। ओके, अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। जो तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि ग्रेजुअलिज्म एंड पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंट contrasting model of evolutionary change, which one of the following option best describes these two models? इसका सीधा सीधा मतलब है कि ग्रेजुअलिज्म और पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम, ये दोनों का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। अभी आप ये क्वेश्चन पूरा पढ़ लो, उसका आंसर देने की कोशिश करो वीडियो पॉज करके, फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ एंड आई विल टेल द कॉन्सेप्ट ऑल्सो, like answer also. Yeah. So gradualism emphasis that the evolution occurs through long periods of stasis interrupted by sudden large scale mutations, while the punctuated equilibrium proposes continuous slow change within the species. Second है gradualism and punctuated equilibrium both deny the role of natural selection in shaping the evolutionary change.
फिर तीसरा है कि ग्रेजुअलिज्म प्रपोजेस दैट evolution proceeds through the steady accumulation of small changes, various punctuated equilibriums such as long periods of evolutionary stability marked by relative rapid burst of speciation. उसके बाद में फोर्थ है बोथ मॉडल रिजेक्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉसिल रिकॉर्ड्स इन अंडरस्टैंडिंग द मैक्रो एवोल्यूशन पैटर्न्स। अब इसमें से कौन सा आंसर होगा? थर्ड होगा। अब थर्ड क्यों होगा? लेट्स सी। आंसर वाज थर्ड। या क्यों होगा? उन्होंने पूछा कि जो इक्विलिब्रियम जो ग्रेजुएटेड इवोल्यूशन है या फिर पंक्चुएटेड जो है पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम है, इन दोनों का डेफिनेशन हमको आनी चाहिए, राइट? तब तो वो पूछ रहा है ना कि भाई इसमें जो है ये जो ऑप्शंस हैं उसमें से बेस्ट इनको क्या कौन डिस्क्राइब करता है? तो सीधी बात है। अभी क्या है, ये मॉडल्स ऑफ इवोल्यूशनरी चेंज है। इसमें क्या है देख, तो यहाँ पे इवोल्यूशनरी बायोलॉजी एक्सप्लेन हाउ स्पीसीज चेंज ओवर टाइम। दो चीज़ें हैं कि किस तरह से स्पीसीज चेंज होती हैं टाइम के अनुसार। एक तो है ग्रेजुअलिज्म, दूसरा है पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम। ठीक है, ग्रेजुअलिज्म क्या होता है? ग्रेजुअलिज्म का आइडिया ये है कि इवोल्यूशन ऑक्योर्स स्लोली एंड कंटिन्यूअसली। ठीक है, स्लोली इवोल्यूशन आता है और कंटिन्यूअसली आता है, दैट इज कॉल्ड ग्रेजुअलिज्म, थ्रू अ accumulation ऑफ स्मॉल चेंजेस ओवर अ लॉन्ग जियोलॉजिकल पीरियड। ग्रेजुअलिज्म क्या होता है? ग्रेजुअलेशन इवोल्यूशन ये होता है कि स्लोली स्लोली और कंटिन्यूअसली छोटे छोटे स्मॉल चेंजेस अक्यूमुलेट होते जाते हैं एक लॉन्ग जियोलॉजिकल पीरियड में। तो उसको बोलते हैं स्मॉल वेरिएशन, एडॉप्टेशन एंड न्यू स्पीसीज। छोटी छोटी वेरिएशंस आएंगी, फिर उसका एडॉप्टेशन आ जाएगा और फिर न्यू स्पीसीज आती है। और ये प्रपोज किया गया था डार्विन के द्वारा और नियो डार्विनिस्ट के द्वारा। नियो डार्विनिस्ट था कि डार्विन की जो थ्योरी थी उस पर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया था, उसी को नियो डार्विनिस्ट बोलते हैं। की पॉइंट था कि नेचर डज नॉट मेक द जंप्स। ठीक है, क्या था ग्रेजुअलिज्म? क्या है हमने अभी पढ़ा कि स्लोली स्लोली कंटिन्यूअसली छोटे छोटे चेंजेस अक्यूमुलेट होते जाते हैं किसी लॉन्ग जियोलॉजिकल पीरियड में। उसका डायग्राम देखो कि फिनोटाइप मतलब क्या है कि फिजिकल अपीयरेंसेस क्या है उसकी। तो टाइम जैसे जैसे बढ़ता गया धीरे 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 उन वो चेंज होते गए। ठीक है, धीरे धीरे वो चेंज होते गए। दिस इज कॉल्ड ग्रेजुअलिज्म। उसके अलावा फिर दूसरा था ऑप्शन की पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम। नील्स एल्डरडीज ने बोला था, इसके अलावा स्टीफन जे कोर ने भी आया था। इसका आइडिया क्या था? इसका आइडिया था सर कि स्पीशीज लॉन्ग पीरियड ऑफ लिटिल और नो चेंज। ऐसा बोला गया कि जो स्पीसीज होती है बहुत लंबे समय तक उसमें कोई चेंज ही नहीं आते। ठीक है, और फिर अचानक से इंटरप्टेड बाय शॉर्ट रैपिड बर्स्ट ऑफ स्पीशिएशन। अचानक से शॉर्ट बर्स्ट आते हैं स्पीशिएशन की, जिससे नई स्पीसीज बनने लग जाती हैं। तो इवोल्यूशन इज नॉट ऑलवेज स्लो एंड कंटिन्यूअस। ये दो हैं कि एक पंचुएटेड इक्विलिब्रियम है, दूसरा है ग्रेजुअलिज्म, है ना? तो क्यों? क्योंकि स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन में इवॉल्व रैपिडली ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। ये ऑब्वियसली ये जो पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम है जनरली स्मॉल पॉपुलेशंस में ही देखने को मिलती है। अब देखो यहाँ पे ये दो चीज़ें हैं, यहाँ पे ये है, यहाँ पे 15 लोग हैं, मतलब 15 लाइक एनिमल है मान लीजिए, यहाँ पे 50 एनिमल है। तब यहाँ पे अगर कुछ भी चेंज आया तो उनके एंसेस्टर में बहुत तेज चेंज आएगा, राइट? जबकि यहाँ पे एक छोटा सा चेंज, उतना ही बड़ा चेंज आया जितना इसमें आया था, लेकिन इसमें अलावा दूसरे भी जीन्स प्रेजेंट है ना, तो उतना ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। तो पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम जनरली स्मॉल पॉपुलेशंस में ही आती है। और पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम का मतलब था कि लॉन्ग पीरियड रहता है, स्टैटिक रहता है, फिर अचानक से बहुत रैपिड बर्स्ट आते हैं स्पेशिएशन के, है ना? तो ये एक था। तो पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम में देखो ये डायग्राम दिया गया कि अचानक से ठीक 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 चल रहा था और फिर अचानक से बहुत सारा म्यूटेशन आ जाता है या फिर कोई नई स्पीसीज जनरेट हो जाती है। तो दिस इज लाइक दैट। तो या उनके बारे में कंपैरिजन कर लेते हैं कि फीचर क्या है और क्या आंसर है। ग्रेजुअलिज्म शॉर्ट होता है, कंटिन्यूअस होता है और एक्सपेक्टेड इंटरमीडिएट फॉर्म्स होता है और स्मूथ ट्रांजिशन होता है और कंटिन्यूअस मिलते हैं इसके फॉसिल्स। जबकि हम जब देखते हैं पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम में तो रैपिड बर्स्ट होते हैं, बहुत रेयर होता है, लॉन्ग स्टेटिस होता है और सडन चेंज हो जाता है, राइट? और डिसकंटिन्यूअस फॉसिल रिकॉर्ड मिलते हैं इसके। तो यार
तो दिस वॉज क्या था, तीसरा था इसका आंसर। तीसरा क्यों होगा कि ग्रेजुअलिज्म प्रपोज दैट इवोल्यूशन प्रोसीड्स थ्रू स्टेडी एक्यूमुलेशन। ठीक बात है, ग्रेजुअलिज्म बहुत स्टेडी, तो धीरे धीरे एक्यूमुलेशन ऑफ स्मॉल चेंजेस, जबकि पंक्चुअल इक्विलिब्रियम लॉन्ग पीरियड इवोल्यूशनरी स्टेबिलिटी, फिर मार्क्ड बाय द रिलेटिव रैपिड बर्स्ट ऑफ स्पेशिएशन। राइट, दिस वाज द आंसर, है ना। अब चलते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पे। तो आपका फोर्थ क्वेश्चन है कि द असिमिलेशन एफिशिएंसी इज कैलकुलेटेड एज द परसेंटेज ऑफ द इंजेस्टेड एनर्जी दैट इज असिमिलेटेड बाय एन ऑर्गेनिज्म, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गट आर्किटेक्चर हैज़ द लोएस्ट असिमिलेशन एफिशिएंसी। तो ये तो एक याद करने वाला आंसर है, ठीक है, फिर भी देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। वैसे ही आई थिंक ये फोर्थ 4 नंबर वाला क्वेश्चन है। तो असिमिलेशन एफिशिएंसी इज कैलकुलेटेड एज परसेंटेज ऑफ द इंजेस्टेड एनर्जी, और यहाँ पे पूछा गया है कि फॉलोइंग गट आर्किटेक्चर हैज़ द लोएस्ट। अब इनमें आपको कंपैरिजन करना है कि इनमें से कौन से वाले जो हैं उसमें ये इफेक्ट आता है। मोनोगैस्ट्रिक गट, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मोनोगैस्ट्रिक गट क्या होता है, फिर आपको पता होना चाहिए रूमिनेंट गट क्या होता है, एवियन गट कैसे होते हैं, और सीकल और हिंड गट कैसे होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, पॉज करके देख लीजिए और फिर आंसर दीजिए। ओके, सो इसका आंसर होने वाला है द हिंडगट फर्मेंटेशन विथ इनलार्ज सीजम और लार्ज इंटेस्टाइन। अब वो क्यों होगा, यहाँ पे पूछा बेसिकली ये गया है कि भाई साहब जो एसिमिलेशन एफिशिएंसी होती है इन सभी जो गट दिए गए हैं उनमें सबसे कम किस तरह के गट वालों में होती है सबसे कम एफिशिएंसी, ये पूछा है इसमें, ठीक है। तो एनर्जी फ्लो एनिमल्स इकोलॉजी में ऑर्गेनिज्म एनर्जी फूड के थ्रू करते हैं, पर सबके सब फूड को सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। कुछ कुछ जो है फीसेस सेम एज इट इज़ कर देते हैं, और एसिमिलेशन एफिशिएंसी जो होती है कि परसेंटेज ऑफ इंजेस्टेड फूड एनर्जी दैट इज एक्चुअली एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। तो फॉर्मूला है कि एसिमिलेशन एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू द एसिमिलेटेड एनर्जी अपॉन इंजेस्टेड फूड इंटू 100। तो एसिमिलेशन एफिशिएंसी मोर एफिशिएंट डाइजेशन, हाइयर अगर होगा एसिमिलेशन एफिशिएंसी तो डाइजेशन भी अच्छा होगा। तो इसमें देखते हैं कि मोनोगैस्ट्रिक गट बोला गया था, क्या इसमें होता है, ह्यूमंस, डॉग्स, पिग्स, सिंगल स्टमक होता है, एसिड और एंजाइम डाइजेस्ट करते हैं फूड को और मॉडरेट एफिशिएंसी पाई जाती है, ठीक है। मोनोगैस्ट्रिक में इस तरह का डायग्राम होता है उनके। और रूमिनेंट जो होता है, काऊ, बफेलो, डियर, ये 4 चैम्बर स्टमक होते हैं, जबकि ये क्या है, मोनोगैस्ट्रिक है, एक ही होता है। और कट चीविंग होता है, माइक्रोबायल सेलुलोज डाइजेशन होता है, और वेरी हाई न्यूट्रिएंट एक्सट्रैक्शन, हाई एसिमिलेशन एफिशिएंसी अमॉन्ग द हर्बीवोर्स। पहला तो मोनो हो गया, रूमिनेंट हो गया। तो ये ठीक है, मॉडरेट एफिशिएंसी है, एकदम स्लो नहीं है, ये फास्ट होता है। इसके अलावा जब हम दूसरे में जाते हैं, लेट्स सी कि एवियन गट विज गिजार्ड। तो एवियन गट जो होते हैं बर्ड होते हैं, मैकेनिकल ग्राइंडिंग की जाती है, वो या अपने दांत से चबा नहीं पाते हैं, मैकेनिकल ग्राइंडिंग होती है, इम्प्रूव द डाइजेशन एफिशिएंसी, मॉडरेट टू द गुड एसिमिलेशन। जबकि हिंडगट और सीकल फर्मेंटेशन जो होता है, रैबिट, हॉर्स, एलिफेंट, कैरेट, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि फर्मेंटेशन ऑक्योर आफ्टर द स्मॉल इंटेस्टाइन, न्यूट्रिएंट प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रोब आर नॉट फुली एब्जॉर्ब्ड, and cellulose digestion less efficient than the ruminants, thus lowest assimilation efficiency। यही तो पूछा गया था क्वेश्चन में कि कौन सा वाला टाइप का जो गट होता है, हिंडगट, हिंडगट किस में होता है, ये घोड़ों में होता है ना, या फिर रैबिट्स में। तो इनका सबसे कम होता है क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू होता है। तो यहाँ पे है सीजम भी प्रेजेंट होता है, सीजम से रेशियो भी प्रेजेंट होता है, इसके अलावा कहाँ पे प्रेजेंट है, आई डोंट नो, राइट। तो इस तरह से काम होता है। चलो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है कि द रिसोर्स रेशियो हाइपोथेसिस ऑफ द कॉम्पिटिटिव कोएग्जिस्टेंस ऑफ स्पीसीज प्रपोज्ड बाय डेविड टिलमन postulates that coexisting species are limited by different resources in the shared resource set. Shared resources are equally limiting for each competing species. Species abundance are determined by the ratio of limiting resource for each species. The ratio between the resource availability and resource use is constant between the competing species. क्या पूछ रहा है हिंदी में बताते हैं। तो जो रिसोर्स रेशियो हाइपोथेसिस होता है, किसी भी दो स्पीसीज के कॉम्पिटिटिव कोएग्जिस्टेंस के लिए जो डेविड टिलमन ने बताया था,
तो वो कहता है कि, है ना, अब यहाँ पे इतनी सारी डेफिनेशन दी हुई है, इनमें से वो क्या कहता है, इसका आप पॉज करके आंसर देखिए, दीजिए, और उसके बाद में बताता हूँ क्या होता है इसका आंसर। इसका आंसर होता है कि को एग्जिस्टिंग स्पीसीज आर लिमिटेड बाय डिफरेंट रिसोर्सेज द शेयर रिसोर्स है। क्यों होता है? कॉम्पिटिटिव इकोलॉजी में क्या होता है कि जब दो स्पीसीज साथ में रहते हैं, दे कॉम्पीट करते हैं न्यूट्रिएंट्स के लिए, लाइट के लिए, वाटर के लिए, स्पेस के लिए और फूड के लिए। और ये जो स्पीसीज होते हैं कि ये लिमिटेड रिसोर्स यूज़ करते हैं और बहुत एफिशिएंटली डोमिनेट भी कर सकते हैं। तो ये आइडिया ऐसा है कि डेविड टिलमन बोलते हैं कि रिसोर्स रेशियो हाइपोथेसिस में कि आर क्या है, द मिनिमम लेवल ऑफ रिसोर्स रिक्वायर्ड फॉर अ स्पीसीज टू मेंटेन इट्स पॉपुलेशन। एन इम्पॉर्टेंट आइडिया इज दैट कि स्पीसीज विद द लोअर आर फॉर रिसोर्स आर बेटर कॉम्पिटिटर्स। ऐसे जो स्पीसीज होते हैं जिनको बहुत कम चाहिए होता है अपनी स्पीसीज को मेंटेन करने के लिए फूड, वो बहुत कॉम्पिटेंट होते हैं। तो आर जिनका लेस होगा वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट होंगे। सो दे कैन सर्वाइव इवन व्हेन द रिसोर्स लेवल्स बिकम वेरी लो, है ना। मैथमेटिकल आइडिया है कि इफ अ स्पीसीज ए सर्वाइव्स एट अ लोअर फॉस्फेट कॉन्सेंट्रेशन देन द स्पीसीज बी, तो इसका जो आर होगा वो कम होगा, है ना, और ये ज़्यादा कॉम्पिटेट होगा। तो स्पीसीज ए आउट कम्पीट्स द स्पीसीज फॉर द फॉस्फेट, क्योंकि उसको बहुत कम चाहिए, है ना। तो वो ज़्यादा सर्वाइव कर पाएंगे। तो इट डिपेंड्स कि उसका एफिशिएंसी और उसको कितना चाहिए। तो अभी ये कि आर अगर आपका लेस होगा तो उसकी ग्रोथ हाई होने वाली है, ठीक है। जबकि जो बी उसका आर जो अलग जो एकदम कम था, रिसोर्स लेवल जो था उसको उसकी ग्रोथ उतनी नहीं हो रही है कम आर पे, तो उस वजह से क्या हो रहा है कि उसका जो बायोमास ग्रोथ है वो कम होगा, ठीक है। तो अब सीधी बात है ना, कोर कॉन्सेप्ट क्या है कि स्पीसीज वन लिमिटेड मेनली बाय द नाइट्रोजन और स्पीसीज मेनली बाय द फास्फोरस, तब ये को एग्जिस्टेंस हो जाएंगे। और या फिर एग्जांपल है कि प्लांट कंपटीशन, स्पीसीज ए बहुत कम नाइट्रोजन अपटेक कर रहा है, स्पीसीज बी जो है एफिशिएंट है अपटेक में, तो बोथ न्यूट्रिएंट आर लिमिटिंग, को एग्जिस्टेंस बिकम पॉसिबल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि लिमिटेड रिसोर्सेज यानी कि रिसोर्स रिस्ट्रिक्टिंग ग्रोथ, रिसोर्स पार्टीशनिंग, डिफरेंट यूज ऑफ रिसोर्स, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, वन स्पीसीज एलिमिनेट्स अनदर, कोएग्जिस्टेंस, स्पीसीज सर्वाइव टुगेदर। क्वेश्चन क्या था भाई कि ये जो होता है जो आर होता है, जो डेविड टिलमन ने बोला था, उन्होंने क्या कहा था कि को एग्जिस्टेंस स्पीसीज आर लिमिटेड बाय डिफरेंट रिसोर्सेज इन द शेयर रिसोर्स सेट, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा क्या था कि इक्वली लिमिटिंग फॉर द ईच कॉम्पिटिटिव स्पीसीज, स्पीसीज अबंडेंस आर डिटरमाइंड बाय द रेशियो लिमिटिंग रिसोर्स फॉर द ईच स्पीसीज, या फिर रेशियो बिटवीन द रिसोर्स अवेलेबिलिटी एंड द रिसोर्स इज कांस्टेंट बिटवीन द कॉम्पिटिटिव। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये सही है, क्योंकि कोएग्जिस्टेंस वहीं पे हो सकता है जब डिफरेंट रिसोर्सेज में पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं 6 क्वेश्चन की, इसको पढ़ लीजिए, इसको पॉज करके आंसर दे दीजिए एंड आई विल गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस। तो ये एक एक्सपेरिमेंट था। ड्यूरिंग द लॉन्ग टर्म ग्रोथ इन द स्टैटिक लिक्विड कल्चर, स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस diversify into distinct colony types with the following characteristics: wrinkly spreaders that form the biofilm at the oxygen-rich surface, smooth morphs that grow freely in the oxygen-poor bottom layer, and the fuzzy types that colonize the intermediate zone. इन्होंने 3 चीज़ों के बारे में बात किया कि wrinkly, है ना, पहले तो लेट्स wrinkly स्प्रेडर्स, जो कि O2 ज़्यादा होगा तो वहाँ पे फिल्म बनाएगा, और उसके बाद में हमारे पास में है ऑक्सीजन पुअर बॉटम, तो जिसमें O2 लेस होगा वहाँ पे स्मूथ मॉर्फ बनाएगा, स्मूथ मॉर्फ्स, स्मूथ मॉर्फ्स बनाएगा। उसके अलावा फजी टाइप्स जो है इंटरमीडिएट, यानी कि O2 जो है इक्वल टाइप से होगा, है ना, तो फजी फजी टाइप्स। अब यहाँ पे देखते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवोल्यूशनरी प्रोसेस बेस्ट एक्सप्लेन द इकोलॉजिकल। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट रिजल्टिंग इन द डिफरेंट माइक्रोबियल जूस, क्या पता इसका आंसर क्या है। एडॉप्टिव रेडिएशन इन द डिफरेंट माइक्रो हैबिट, एडॉप्टिव रेडिएशन इनटू डिफरेंट माइक्रो हैबिटेट्स हो सकता है। को एवोल्यूशन बिटवीन द डिस्टिंक्ट पी ओके फ्लोरेसेंस स्ट्रेन इन द माइक्रो हैबिटेट्स, को एवोल्यूशन, क्या ये ऐसा हो सकता है। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन अमॉन्ग अनरिलेटेड बैक्टीरियल स्पीसीज, ये तो नहीं होना चाहिए, फिर भी देखते हैं क्या हो सकता है।
इसका आंसर आएगी एडॉप्टिव रेडिएशन। एडॉप्टिव रेडिएशन क्या होता है इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि एडॉप्टिव रेडिएशन माइक्रो हैबिटेट स्पेशलाइजेशन। दिस क्वेश्चन इज क्लासिक एग्जांपल ऑफ इवोल्यूशन इन डिफरेंट इकोलॉजिकल नीड्स। कैसे? क्या है कि स्टैटिक लिक्विड कल्चर में ऑक्सीजन हायर एट द सरफेस, ऑक्सीजन इज लोअर एट द बॉटम, इंटरमीडिएट लेवल एग्जिस्ट इन द मिडिल। तो क्या हुआ कि डिफरेंट इन्वायरमेंट निशेस फॉर्म हो गई। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मॉर्फोलॉजी, हैबिटाट और एडाप्टेशन, ठीक है, डिफरेंट मॉर्फ्स फॉर्म हो गए। रिंकली स्प्रेडर ऑक्सीजन रिच सरफेस पे हुआ तो बायोफिल्म फॉर्म हुआ। स्मूथ मॉर्फ बॉटम लेयर पे बनी क्योंकि फ्री स्विमिंग हो रही थी। फजी टेप इंटरमीडिएट में बना मिड लेयर कॉलोनाइजेशन। तो अभी क्या है, एडाप्टिव रेडिएशन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि डेफिनेशन। एडाप्टिव रेडिएशन इज इवोल्यूशन ऑफ मल्टीपल फॉर्म अ कॉमन एंसेस्टर। कॉमन एंसेस्टर से आकर के अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट हो जाना, एडॉप्टेड टू डिफरेंट इकोलॉजिकल नीड्स। तो सूडोमोनास के साथ में भी यही इवोल्यूशन में यही हुआ। ये इसके एग्जांपल है डार्विन्स फिंचेस, चिचलिट फी फिशिश एंड हवेन हनी क्रीपर्स एंड सूडोमोनास फ्लोरेसेंस मॉर्फोटाइप्स। ये अगर आपको ध्यान में है, जैसे अब अडाप्टिव रेडिएशन पहले हमको जानना है ना कि क्या हो रहा है भाई, ऐसा क्यों हुआ होगा, उसका क्या मतलब है। तो क्या हुआ था कि जब डार्विन की फिंचेस गैलापागोस आइलैंड में गई थी, तो आइलैंड बहुत छोटे 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 बहुत सारे आइलैंड्स हैं वहाँ पे। गैलापागोस एक ग्रुप है, 21 या 23 आइलैंड्स वहाँ पे प्रेजेंट है। तो अलग अलग आइलैंड में अलग अलग स्पीसीज ऑफ ट्री पाए जाते हैं और उनकी जो फ्रूट होते हैं, उनके सीड्स होते हैं, वो अलग अलग तरीके के होते हैं। तो क्या हुआ कि कुछ कुछ जो वुड पैकर बन गई, कुछ बार्बर बन गई, कुछ कैक्टस खाने लग गई, कोई स्मॉल ग्राउंड फिंच बन गई। तो सीड ईटर्स होते थे, कुछ बर्ड ईटर्स, कुछ इंसेक्ट ईटर्स हो गए, कोई कैक्टस ईटर्स हो गया। तो वो एक ही स्पीसीज से तो आए थे वो ट्रैवल करके, है ना, लेकिन वो वहीं वहीं पे अलग अलग इन्वायरमेंट पड़ा पास पास में ही, तो वो इवॉल्व हो गए। तो एडॉप्टिव रेडिएशन, रेडिएट हो गए एडॉप्ट हो करके, ठीक है। आई डोंट नो इफ दे आर अदर स्पीसीज, लेकिन वो एडॉप्टिव रेडिएट हो गए, है ना। तो क्वेश्चन क्या था आपका? क्वेश्चन था कि ऐसा हुआ कि रिंकली हुआ, बायोफिल्म बना ऑक्सीजन रिच सरफेस पे। इसके अलावा स्मूथ बने जहाँ पे वो फ्रीली थे, ऑक्सीजन पुअर बॉटम लेवल लेयर पे। तो तीन तरीके की स्पीसीज बन गई, फजी टाइप इंटरमीडिएट में बन गई। ऐसा क्यों हुआ होगा? इसलिए हुआ होगा कि एडेप्टिव रेडिएशन देखने को मिला डिफरेंट माइक्रो हैबिटाट पे, ठीक है। पहला इसलिए नहीं हो सकता कि जेनेटिक ड्रिफ्ट में तो एक प्रकार का जो जीन है वो ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है। कोई इवोल्यूशन होता है कि डिस्टिंक्ट फ्लोरोसेंट स्ट्रेन, नहीं भाई वही स्ट्रेन थी, अलग अलग स्ट्रेन नहीं थी क्योंकि एक ही जगह पे ग्रो किया गया। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन अमंग द अनरिलेटेड बैक्टीरिया, अरे एक ही बैक्टीरियल स्पीसीज थी भाई। तो सेकेंड वाला आपका अच्छा वाला आंसर होगा, ठीक है, सही आंसर होगा। लेट्स गो विद इट। ओके, अब क्वेश्चन 7 क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर इसके बारे में बात करते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। हैमिल्टन्स रूल एंड द किन सिलेक्शन, ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन है कि इन अ मोनोगैमस हैप्लोडिप्लॉयड सोशल इंसेक्ट। हैप्लोडिप्लॉयड बोल रहा है और इंसेक्ट बोल रहा है, सीधे सीधे समझ लो कि बी की बात हो रही है। स्टेराइल वर्कर असिस्ट द क्वीन इन प्रोड्यूसिंग द एडिशनल सिस्टर इंस्टेड ऑफ रिप्रोड्यूसिंग देमसेल्फ, है ना। जो स्टेराइल सिस्टर थी और वो हेल्प कर रही हैं दूसरी नई सिस्टर्स को बनाने के लिए अपनी क्वीन को। और तो बताइए कि हैमिल्टन रूल के हिसाब से एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर जो होता है, इट इज़ फेवर्ड व्हेन द जेनेटिक बेनिफिट रिलेटेड टू वेटेड बाय कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस दैट इज कॉल्ड एज आर। तो एक्सीड्स द कॉस्ट सी ऑफ द एक्टर। तो बेसिकली क्या है कि हैमिल्टन रूल ये बोलता है भाई साहब कि अगर आपका जो बेनिफिट है वो आपके कॉस्ट से ज़्यादा है, मतलब कि जैसे कोई रिलेटिव हैं आपके, है ना, आपके रिलेटिव हैं, है ना, संबंधी जो जिन्हें बोलते हैं, तो वो हैं आपकी, वो हेल्प क्यों करेंगे या आप उनकी हेल्प क्यों करोगे? आप उनकी हेल्प तभी करोगे ना कि जब आपका बेनिफिट आपके कॉस्ट से ज़्यादा हो। अगर आपको कॉस्ट ज़्यादा लग जाए और आपको कोई फ़ायदा ही ना हो, है ना, तो कोई मज़ा नहीं आएगा। लेकिन वहाँ पे होगा कि जेनेटिक रिलेटेडनेस के बारे में बात बात करेंगे। अगर आपके चाचा हैं तो शायद आप ज़्यादा हेल्प कर पाएँ, लेकिन दूर के चाचा हैं तो क्या आप हेल्प कर पाएंगे? क्या आप करना चाहते हैं? क्योंकि उसमें वो डायरेक्ट बेनिफिट तो उतना नहीं है, मिल नहीं रहा आपको। तो वही है कि आपका ये है कि द बेनिफिट with genetic relatedness should be more than the cost that is coming to you.
तो यहाँ पे है कि इफ़ अ वर्कर हेल्प द क्वीन रेजेस द थ्री डॉटर इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग द टू ऑफ हर ओन, वो अपने खुद के दो बनाने के बजाय अगर वो तीन डॉटर रेज कर दे क्वीन की, तो बेस्ड ऑन द हैमिल्टन्स रूल विल हेल्पिंग द बिहेवियर इवॉल्व, क्या ये बिहेवियर इवॉल्व हो पाएगा? देखते हैं। ऑप्शन है कि यस क्योंकि इतना जेनेटिक है, नहीं क्योंकि इतना है, क्योंकि ये है ये। सबसे पहले हमको क्वेश्चन पता करना है कि अगर आर बी 2.25 कैसे है और यूनिट 1 आ रही है, तो इसमें तो ये होगा ही अगर इतना होगा तो, ठीक है, क्योंकि आर बी 1 से ज़्यादा है, यहाँ पे 1 से कम है तो ये नहीं इवॉल्व कर पाएगा। और ये जो है यहाँ पे आर 0.1 से लेस है और इंडिकेटिंग द वीकर kin सिलेक्शन, और इसमें कुछ खास है नहीं। नो बिकॉज किन सिलेक्शन कैन नॉट ऑपरेट इन हैप्लोडिप्लॉइड। अरे क्या बात कर रहे हो, किन सिलेक्शन होता है इसमें, ठीक है। तो हैमिल्टन रूल के बारे में बात करते हैं कि पहला इसका आंसर होगा, वो क्यों होगा मैं बताता हूँ आपको। किन सिलेक्शन क्या होता है कि अपने सगे संबंधियों का साथ देना, ठीक। तो वर्कर बी ऑफन डू नॉट रिप्रोड्यूस, ठीक है, क्योंकि वो रिप्रोड्यूस नहीं करती हैं। इंस्टेड दे हेल्प द क्वीन प्रोड्यूस मोर सिस्टर, वाई बिकॉज सिस्टर में शेयर द हाई प्रपोर्शन ऑफ जीन्स, है ना। सो हेल्पिंग रिलेटिव कैन स्टिल पास द शेयर जीन इनडायरेक्टली। दिस आइडिया इज कॉल्ड द इंक्लूसिव फिटनेस। इनको इंक्लूसिव फिटनेस कहते हैं, जब आपके रिलेटिव आपके जीन को आगे पहुंचा सकते हैं। तो अभी देखो, एक्टर होता है, इसमें एक रेसिपिएंट होता है। एक्टर रिप्रोडक्शन करके डायरेक्ट बेनिफिट देता है अपने बच्चों को, जबकि वो दूसरे के बच्चों को भी हेल्प करता है, जिसको हम इनडायरेक्ट फिटनेस बोलते हैं। और वो खुद की फिटनेस भी हेल्प करता है, और ये डायरेक्ट फिटनेस और इनडायरेक्ट फिटनेस इंक्लूसिव फिटनेस कहलाती है। तो ये हैमिल्टन रूल था क्या? जैसा मैंने आपको बताया कि आर बी शुड बी मोर देन द सी, दैट इज द जेनेटिक रिलेटेडनेस एंड द बेनिफिट शुड बी मोर देन द कॉस्ट, ठीक है। कॉफिशिएंट है रिलेटेडनेस का, रिप्रोडक्टिव बेनिफिट है रिलेटिव से, और कॉस्ट टू इंडिविजुअल हेल्पिंग है। यहाँ पे हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में? बीस के बारे में। तो जो मदर क्वीन होती हैं आपकी, है ना, मदर क्वीन होती हैं, उनके अपने जो ब्रदर्स होते हैं उनको 5%, दैट इज 50%, दैट इज 0.5 से रिलेशन होता है, दैट इज 50% जीन उनके पास में होता है। इसके अलावा हाफ सिस्टर को भी 0.5, है ना, 0.5 यानी 50%, इनको भी 50% दे रहा होता है। जब सिस्टर खुद ही प्रोड्यूस करती है तो 50% उनको दे देती है, और उनको 50% खुद को दे देती है। फादर भी 50% देता है। तो यहाँ पे देखना कि वर्कर ए जो है, वर्कर ए, ये अपनी सिस्टर से कितनी रिलेटेड है? 0.75। क्यों रिलेटेड है? क्योंकि 0.5 यहाँ से आ रहा है और 0.5 वो, है ना। और ये जो सिस्टर है वर्कर ए जो है 0.75% जीन शेयर करती हैं, जबकि हाफ सिस्टर जो होती है, दैट इज हाफ सिस्टर 0.37 करती हैं, जबकि वो खुद के लड़के के साथ में 0.5। और क्वींस सन ब्रदर, क्वींस सन ब्रदर 0.25 और 0.125। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, रिलेटेडनेस बिटवीन द सिस्टर्स इज 0.75, आपको ये हमेशा याद रखना है, हमेशा याद आपको आएगा ये। वर्कर गिव्स अप प्रोड्यूसिंग दी वन ऑफ स्प्रिंग, कितना कॉस्ट हुआ? वन ऑफ स्प्रिंग का हुआ। हेल्पिंग क्वीन प्रोड्यूस एडिशनल सिस्टर वॉज द टू, है ना, बेनिफिट आपको टू आया। तो आर बी इज इक्वल्स टू 0.75 इंटू टू इज इक्वल्स टू 1.5। तो आर बी हेल्पिंग बिहेवियर विल इवॉल्व। लेकिन एक और चीज़ देखो यहाँ पे आप, कि वर्कर हेल्प द क्वीन रेज द थ्री एडिशनल, नॉट टू। यहाँ पे टू नहीं, तीन प्रोड्यूस करने वाले थे, तीन कर रहे हैं, और जेनेटिक रिलेटेडनेस 0.75 है, और इंटू थ्री करोगे तो क्या आएगा? 2.25 आएगा। मतलब कि जो आर बी इज इक्वल्स टू सी था, सॉरी इट शुड बी, जस्ट अ सेकेंड, राइट। तीन आपको तीन डॉटर प्रोड्यूस किया जा रहा था, और जेनेटिक रिलेटेडनेस था 0.75, ठीक है। और कितनी प्रोड्यूस की जा रही थी? थ्री, एट द कॉस्ट ऑफ क्या? ठीक है, एट द कॉस्ट ऑफ क्या भाई? वन, वन ऑप्शनिंग। अब तो ये हो गया 2.25, या इट शुड बी वन, मोर देन वन। तो यहाँ पे क्या हुआ? आर बी तो ग्रेटर हो गया ना सी से, तो ये क्या इवॉल्व होगा? हाँ बिल्कुल इवॉल्व होगा। तो यहाँ पे यही आंसर था आपका कि भाई साहब,
क्योंकि 2.25 जेनेटिक यूनिट है तो सी तो प्रोड्यूस तो जेनेटिक यूनिट है और 1 जेनेटिक यूनिट है तो बिहेवियर तो इन्वॉल्व होगा ही होगा। 0.37 नहीं आएगा। आपको ये याद रखना है कि दो सिस्टर्स के बीच में 0.75 जेनेटिक रिलेटेडनेस होती है। अगर ब्रदर के साथ में किया जाता तो 0.5 होता। ठीक है, तो ये चीज़ है। अच्छा, अब हम ह्यूमंस के लिए देख लेते हैं कि पेरेंट और जो चाइल्ड होता है उन दोनों के बीच में 50% सिमिलैरिटी होती है। यानी कि एक फादर है तो अपना 50% देता है, फीमेल मदर है तो 50% देती है, देन वो 100% होता है। तो रिलेटेडनेस तो 50% है। फुल सिबलिंग कहने का मतलब है कि जो आपकी एक्चुअल सिस्टर या एक्चुअल आपका ब्रदर है वो 50% आपके साथ में शेयर करता है, दैट इज़ 0.5 अगर आर के बारे में बात की जाए। हाफ सिबलिंग जो कि थोड़े दूर हैं, हाफ सिबलिंग मतलब कि जैसे अभी चाचा के बच्चे हो गए। अभी देखो मैं बता रहा हूँ आपको चाचा के बच्चे के, तो आपके जो लेट्स सी, ओके, हाँ, तो आपके दादा थे, उनसे आपके पापा हुए, है ना। पापा को गया 50%, है ना, यानी कि आर के टर्म में 0.5। और अभी जो आपके पापा और आपकी मम्मी आई इधर से, मम्मी आ गई आपकी, है ना, आपके पापा आ गए, आपके पापा ने आपको 50% दिया। तो अभी जो आपके दादा हैं उनका आधा पापा के पास में था, तो अभी दादा के टर्म में तो आधा का आधा हो गया ना। ठीक है, पापा का आपका 50% आ गया और मम्मी का आपका 50% आ गया, तो आप तो 100% हो गए। लेकिन दादा के साथ में देखो कि दादा ने उनको 50% दिया था और पापा ने उनके 50% का आधा आपको दे दिया ना। पापा ने अपना आधा दिया, मतलब पापा तो उसके उन दादा के आधे परसेंट थे, तो आधा उन्होंने दे दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे 25% हो गया, 2.5%, है ना। तो आपके दादा का रिलेशन 25% आपसे है, जबकि आपके पापा से 50% है। तो अब इमीडिएट अभी उनके जो बेटे थे, है ना, यानी कि चाचा, तो चाचा बोले तो क्या होगा आपका, हाँ, दिस इज कॉल्ड हाफ सिबलिंग। हाफ सिबलिंग जो होते हैं आपके वो अलग होते हैं। ठीक है, हाफ सिबलिंग। अब एक बात बता रहा हूँ मैं आपको कि हाफ सिबलिंग बोले तो मम्मी के साथ से एक बेबी है आपके साथ में जो आपका भाई है। ठीक है, उसमें मम्मी का 50% है, मम्मी का 50% है और आपके पास में मम्मी का 50% है। ठीक है, तो ये आप एक, लेकिन पापा का जो है वो भी आपके पास में 50% है, और उनके साथ में जेनेटिक रिलेटेडनेस कितनी होगी आपकी 50%। जबकि आपके जो कज़िन होंगे, है ना, कज़िन के साथ में क्या होगा कि पापा के 50% था और आपके पापा, अभी जो आपके पापा थे ये दोनों 50% एक दूसरे से मैच कर रहे थे, या बिकॉज हाउ देयर, यस, बिकॉज 5%, हाँ, 50%। लेकिन उनके जो बच्चे हैं वो तो 25% ही आपके पापा का मिला। तो अब इनके साथ में 25% आप शेयर करते हैं। ठीक है, तो 2.5 आपका आर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि रिलेटेडनेस ही ऐसी है ना। तो अंकल जो होते हैं, नाइस नेफ्यू, ग्रैंड चाइल्ड 25%, और जो फर्स्ट कजिन्स होते हैं ये 0.25 करते हैं। क्योंकि अभी देखो मेरे को 50 था, इनको आया 2.5, इसको आया 25%, इनके पास में इनका और इनका रिलेशन 50% था, तो इनके साथ में आपका रिलेशन 25% था, तो इसके साथ में आपका रिलेशन 12% होगा, क्योंकि इनके 25 का हद आया आपके पास में। ओके, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। ठीक है, तो सीधी बात थी कि आंसर आपका आने वाला था दिस। आई थिंक आई हैव ओवर एक्सप्लेन दिस। ओके, सो या, जो 8वां क्वेश्चन है आपका कि लोरिया डर्बेक फ्लक्चुएशन टेस्ट, in a populated aquatic environment bacteria are chronically exposed to the low concentration of multiple antibiotic release from the pharmaceutical effluents over time। कह रहा है कि एक पॉल्यूटेड एक्वेटिक इन्वायरमेंट है जहाँ पे बैक्टीरिया क्रॉनिकली एक्सपोज्ड है ना, और मल्टीपल एंटीबायोटिक रिलीज हो रहे हैं फार्मास्यूटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से, और ओवर टाइम क्या हुआ कि कुछ कॉलोनीज ने रेजिस्टेंस कर लिया
और कुछ कुछ एंटीबायोटिक कॉन्सेंट्रेशन जब भी रिमेन कांस्टेंट भी रही तब भी। तो क्या हुआ कि वन ऑफ द फॉलोइंग आउटकम जो हो सकता है इसमें से वो, है ना। तो कंक्लूजन ये आया कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अराइज बाय रैंडम म्यूटेशन फॉलोड बाय सिलेक्शन रेदर देन द बाय इंडक्शन। तो इसमें क्या हुआ होगा ये पूछ रहा है कि ईच रेप्लिकेट कल्चर यील्ड्स नियरली द सेम नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। क्या ऐसा होता है कि जो हर कल्चर होता है वो सेम नंबर ऑफ रेजिस्टेंट कॉलोनी बनाता हो, या फिर डिफरेंट रेप्लिकेट जो कल्चर शो कर लार्ज फ्लक्चुएशन होते हैं रेजिस्टेंस में कॉलोनीज में, इवन दो ईच वाज ट्रीटेड आइडेंटिकली, सबको बराबर ट्रीट किया फिर भी क्या लार्ज फ्लक्चुएशन हो सकता है। या फिर तीसरा है कि रेजिस्टेंस कॉलोनी अपीयर ओनली आफ्टर द एंटीबायोटिक एडिशन। क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एंटीबॉडी डालने के बाद ही रेजिस्टेंस आता है। या फिर द नंबर ऑफ रेजिस्टेंट कॉलोनी इंक्रीजेस प्रिडिक्टेबली एंड द प्रोपोर्शनली विद द एक्सपोजर टाइम इन द एवरी रेप्लिकेट कल्चर, कि हर मतलब एक स्पेसिफिक रेट पे वो प्रोपोर्शनली आपको रेजिस्टेंस मिलेंगे। क्या ऐसा कुछ हो सकता है? क्या हुआ होगा ये पूछ रहे हैं वहाँ पे। तो ये क्वेश्चन इसका आंसर है सेकेंड। अब वो क्यों है? डिफरेंट रेप्लिकेट कल्चर शो लार्ज फ्लक्चुएशन इन द नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कॉलोनीज इवन दो ईच वॉज ट्रीटेड आइडेंटिकली। लार्ज फ्लक्चुएशन देखने को मिलते हैं। क्या ऐसा है? तो उन्होंने क्या था, एक लूरिया डिलब्रग फ्लक्चुएशन टेस्ट था, उसमें उन्होंने क्या किया था कि फिजियोलॉजिकल चेंज, कल्चर एक लिया था और अचानक से उसमें कुछ कुछ चेंजेस आ गए। कल्चर दो लिया था, उसमें बहुत कम चेंज आए। कल्चर थ्री में कुछ ज़्यादा चेंज आया एज कम्पेरिजन टू वन। कल्चर फोर में कुछ चेंज नहीं आया, खास चेंज नहीं आया। कल्चर टू में बिल्कुल ही चेंज नहीं आया। तो देखो, और इसमें कुछ म्यूटेशन हुए तो उसके जो म्यूटेट हो गए उसके नीचे वाले म्यूटेट हो गए, इसमें से कुछ म्यूटेट हो गए तो उसमें से पूरे नीचे म्यूटेट हो गए, इसी में कुछ म्यूटेट नहीं हुआ। ठीक है, तो बहुत रैंडम था, लार्ज फ्लक्चुएशंस आ रहे थे। तो की था कि रैंडम म्यूटेशन ऑलरेडी ओक्योर बिफोर द एंटीबायोटिक एक्सपोजर। करेक्ट कॉन्सेप्ट, ठीक बात है। एंटीबायोटिक induces bacteria to become the resistance. If mutation are random and spontaneous, then the separate bacterial culture will show the big variation in the resistance. So why? If mutation happen early, many resistance descended jackpot colonies. If mutation happen late, few resistance colonies. ठीक है, और अगर म्यूटेशन नहीं होता है तो कुछ नहीं होगा। तो लार्ज वेरिएशन बिटवीन द आइडेंटिकल कल्चर, रैंडम म्यूटेशन। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि resistant colony bani even when the antibiotic concentration remains constant. So which one of the following outcome with the would best support the conclusion that antibiotic resistance arises by random mutation followed by selection rather than the induction? एक और बार पढ़ के देखो और समझो कि ऐसा कौन सा आउटकम होगा जो इस कंक्लूजन को सपोर्ट करता है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अराइज बाय रैंडम म्यूटेशन फॉलोड बाय सिलेक्शन rather than by the induction। तो क्या है कि डिफरेंट रेप्लिकेट कल्चर्स हो लार्ज फ्लक्चुएशन इन द नंबर ऑफ रेजिडेंस, ये सही बात है। और रेजिडेंस कॉलोनीज तो इवन दो ईच वाज ट्रीटेड आइडेंटिकली, क्योंकि ऐसा ही तो होता है। उसी टेस्ट में तो पता चला था। देखो यहाँ पे लार्ज फ्लक्चुएशन है, अचानक से पूरी की पूरी कॉलोनी ऐसे हो गई, तो लार्ज फ्लक्चुएट। अब जबकि यहाँ भी तो ठीक रखा गया था, यहाँ पे तो नहीं आया, यहाँ पे आ गया है कहीं पे, पर यहाँ पे नहीं आया। तो ये चीज़ है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद में नाइन्थ में देखते हैं हम कि each replicate culture yield nearly same number of resistance colonies if the resistance were induced by antibiotics similar numbers. Basically, this is not the ninth question. This is the explanation of that. Okay. Yeah. So, different replicate cultures show large fluctuation in resistance colony number despite identical treatment. This is exactly the Luria-Dilbach fluctuation test result. Random mutation occur at a different time in each culture. वो कहता है लीरियर डलबर्ग फ्लक्चुएशन की रैंडम म्यूटेशन होते रहते हैं अलग अलग टाइम पे एक कल्चर में, तो हाई वेरिएशन आ जाता है। तो रेजिस्टेंस कॉलोनी अपीयर ओनली आफ्टर द एंटीबायोटिक एडिशन सजेस्ट इंडक्शन बाय एंटीबॉडी। रेजिस्टेंस इंक्रीजेस प्रिडिक्टिबली द प्रोपोर्शनली इन एवरी एंड अगेन सजेस्ट द इंडक्शन नॉट रैंडम म्यूटेशन। इसको ध्यान से पढ़ेंगे आप, ठीक है। अब 10th क्वेश्चन है आपके पास में। The taxon cycle is predicted progressively ecological and evolutionary changes in the descendant of the founding populations. Taking the case of the insular biotas and the figure below can use the conceptualize the predict species types in insular biotas based on the fundamental capabilities to evolve, immigrate, and persist.
Which one of the following option represent all the correct matches between the column X and column Y? कॉलम X है कि C, D, E, B। अब इसको देखो कि इकोलॉजिकली न्यू स्पीसीज जो है और एंडेमिक नियर नियर द एंड ऑफ टेक्सोन साइकिल, जैसे कि ड्वार्फ्ड एलिफेंट्स जो होते हैं वो, और वो किनके साथ में क्या हो सकता है। तो यहाँ पे ये है कि उनको हमको मिलाना है कि भाई कौन सा वाला किसके साथ में मैच करेगा। प्रोग्रेसिवली क्या होता है कि टेक्सोन साइकिल में प्रोग्रेसिव इकोलॉजी इवोल्यूशन चेंज इन डिसेंडेंट ऑफ फाउंडिंग पॉपुलेशंस, जो फाउंडर्स होते हैं उनकी पॉपुलेशन में किस तरह के आए होंगे। तो देखो ऐसा कि उम, क्या ऐसा हुआ होगा कि न्यू स्पीसीज और एंडेमिक नियर द एंड ऑफ टेक्सोन साइकिल ड्वार्फ एलिफेंट आए होंगे, या ए बी सी डी हमको दिखाना है कि भाई कौन सा वाला कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो हमने देखना है कि पी क्यू आर एस ए बी सी डी थे। तो an unlikely type because the ability to evolve an isolated island require relatively long persistence. Okay. Limited dispersal ability, unlikely to inhabit isolated oceanic islands. Super strength powerful dispersers such as the micro snails, fawns and rafting rodents. ये कहाँ पे कौन से आएंगे। यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन आएगा फोर्थ, पी का थर्ड। पी है कि लिमिटेड डिस्पर्सल एबिलिटी, अनलाइकली टू इनहेबिटेट द आइसोलेटेड ओशनिक आइलैंड्स। फिर क्यू का सेकंड है कि an unlikely type because the ability to evolve in isolated islands require relatively long persistence। सही बात है। फिर आपका आर का फर्स्ट आ रहा है कि इकोलॉजिकल न्यू स्पीसीज एंड एंडेमिक नियर टू द एंड ऑफ टेक्सोन साइकिल। फिर आ रहा है एस का सेकंड, an unlikely type because the ability to evolve an isolated island। सेकंड आ रहा है। ओके, रिलेटिवली लॉन्ग परसेंट है। पी का थर्ड था लिमिटेड डिस्पर्सल, अनलाइकली टू। देन था आई बी सुपर स्ट्रैम पावरफुल डिस्पर्स सच एज माइक्रोस्नल फॉन्स राफ्टिंग रोडेंट्स। फिर उसके बाद में न्यू स्पीसीज जैसे कि ड्वार्फ एलिफेंट्स। फिर अनलाइकली टाइप बिकॉज इवॉल्व द आइसोलेटेड। और ऐसा क्यों। स्टेज वन, इनिशियल इन्वेजन होता है कि हाईली मोबाइल वाइड स्प्रेड सुपर स्ट्रैम्स एक्सलेंट डिस्पर्सर दे ऑक्यूपाई द मार्जिनल। ये जो आपका ये कॉन्सेप्ट क्या है ना कि कोई स्पीसीज कैसे बनती है, कोई स्पेसिफिक जो कोई एक स्पेसिफिक आइसोलेटेड आइलैंड होता है। इसका बेसिक मेन कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको बताता हूँ। कोई भी एक आइसोलेटेड आइलैंड होता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आई होंगी पहले, ये बताने की कोशिश की गई है। स्टेज वन में इनिशियल इन्वेजन होता है कि छोटे छोटे डिस्पर्सिव्स आते हैं और छोटे छोटे से वो ग्रो होने लग जाते हैं कि पौधे भी हो सकते हैं या कोस्टल हैबिटेट्स से। फिर स्टेज टू में होता है कि स्पेशलाइजेशन होने लग जाती है कि पॉपुलेशन स्प्रेड करता है इनलैंड, बाहर से अंदर आने लग जाता है और इवॉल्व करने लगता है। देखिए ये होता है। उसके बाद में होता है सेडेट्रियंस एंड एक्सटिंक्शन प्रोन। स्पीसीज बिकम हाईली स्पेशलाइज्ड, बहुत स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, लोकलाइज्ड हो जाते हैं और सेडेटरी हो जाते हैं, वहाँ पे लंबे समय तक रहते हैं। तो इट हैज़ अ हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इफ द न्यू कंप्यूटर प्रेडेटर अराइव्स। ठीक है, यहाँ पे यह है कि पी मैचेस विथ थर्ड। वाई, क्योंकि सेडेटरी है ना, हाईली स्पेशलाइज्ड है। और क्यू मैचेस विद क्योंकि सुपर स्टेम पावरफुल है। आर मैचेस विद इकोलॉजी क्योंकि लार्ज बॉडी साइज एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन हैपन ओवर लॉन्ग टाइम। एस मैचेस विद सेकंड क्यों, बिकॉज एबिलिटी टू इवॉल्व आइसोलेटेड रिक्वायर्स, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है इवोल्यूशनरी कॉम्बिनेशन दैट इज मैथमेटिकली बायोलॉजिकली हाईली improbable due to the time required the persistent without going extinct। ठीक है, so yeah, this was the whole video about। thank you so much for watching this video, and if you have any questions please comment। and so किसी भी टाइप की वीडियोस को मिस ना करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे।